नमस्कार। मध्य प्रदेश दूरदर्शन के लोकप्रिय और पसंदीदा कार्यक्रम खेल समय में आप सभी का स्वागत है। जल ही जीवन है और जल के बारे में बहुत सी बातें हम सभी जानते रहते हैं और उसके विषय में चर्चा भी करते रहते हैं। लेकिन खेलों की बात करें तो पानी में कई खेलों के आयोजन होते हैं। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें साहसिक खेलों के अंतर्गत भी लिया जाता है। लेकिन अब ये खेल ओलंपिक में भी अपनी उपयोगिता दर्शाते हैं। ओलंपिक की बात हो या एशियन गेम्स की बात हो, हर जगह वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स आज रेगुलर इवेंट के रूप में खेले जाने लगे हैं। हमारे देश में भी और प्रदेश में भी खेलों की कई एक्टिविटीज़ होती हैं और स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत सी एक्टिविटीज़ मध्य प्रदेश में होती हैं। लेकिन एक ऐसा काम पिछले दिनों हुआ जिसके कारण न केवल भोपाल शहर को, मध्य प्रदेश को, बल्कि देश को एक बहुत बड़ा गौरव मिला, एक बहुत बड़ा नाम मिला, जब एशियन कैनो फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर मध्य प्रदेश के और भोपाल के रहने वाले प्रशांत कुशवाहा चयनित किए गए और उस चुनाव में वे जीते और एशियन कैनो फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनने वाले हमारे देश के पहले व्यक्ति बने। और पूरे देश में अभी तक यदि बात की जाए तो केवल 3 ही ऐसे खेल प्रशासक हैं जो किसी भी एशियन बॉडी में, जो वाटर स्पोर्ट्स के अलावा जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं उसमें मध्य प्रदेश पूरे देश से निकलकर एशियन बॉडी में पहुंचे हैं। जिनमें पहला नाम आगा खान साहब का है जो एशियन यूनियन रग्बी यूनियन के प्रेसिडेंट बने। उनके बाद के गोविंदराज जो बास्केटबॉल से आते हैं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे, वे फीबा एशिया के प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद उस फहरिस्त में नाम आया हमारे शहर और प्रदेश के प्रशांत कुशवाहा का। आज हम उन्हीं से जानेंगे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के बारे में, इस स्पोर्ट्स के बारे में और मध्य प्रदेश में इसकी क्या संभावना है। चूँकि 40 साल से ये खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है और एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का हब मध्य प्रदेश बन चुका है वाटर स्पोर्ट्स में। तो स्वागत है बहुत बहुत प्रशांत कुशवाहा जी। प्रशांत जी, एक बड़ी उपलब्धि आपके नाम के साथ जुड़ी है जिस पर न केवल भोपाल वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, बल्कि देशवासियों को बहुत गर्व हुआ कि आप एशियन कैनो फेडरेशन के अध्यक्ष बने। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और इस पद पर जो कार्यकाल रहता है वो किस तरह का रहता है, कैसे इलेक्शन में आप पहुंचे और कैसे वहां पर जीत हासिल की, और आगे आने वाले टाइम में वाटर स्पोर्ट्स के लिए एशियन बॉडी का जो प्रतिनिधित्व आपके माध्यम से होगा वो कैसा प्लान आपने किया है? जैसा आप जानते हैं कयाकिंग कैनोइंग ओलंपिक स्पोर्ट्स है जिसमें 16 मेडल्स ओलंपिक्स में रहते हैं, जो कि टॉप 5th पोजीशन पे आता है। अगर हम उसको पूरे मेडल्स को डिवाइड करें तो हायरार्की में एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, उसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है उसको कयाकिंग कैनोइंग कहते हैं। हमारे 16 मेडल है। वैसे के वैसे ही एशियन गेम्स में भी हमारे 16 मेडल्स हैं। तो ये गेम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द, जैसे कहेंगे कि यूरोप जो कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है, सारे खेल जो हैं वो बेसिकली यूरोप और यूएस बेस्ड हैं हमारे देश में या एशियन कंट्रीज़ में। अभी 10, 15, 25 सालों से आने चालू हैं। बाकी जो स्पोर्ट्स कल्चर जिसको कहते हैं वो यूके, यूएस और उस तरफ ही था ज़्यादा। हमारे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका में आने में अब आ रहा है, पिछले 10-12 साल से लोकप्रिय होना चालू हुआ है। उस कैटेगरी में कैनो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट था और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ एशिया में उसका बड़ा वर्चस्व था, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया हमेशा, जैसा आप जानते हैं, कि वो लीड करती है। जापान, चाइना, हांगकांग, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। और ये लोग बहुत यूनाइटेड भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के प्रति मूव भी करते हैं। तो पिछले 40 सालों से कैनो जो था वो उनकी, अब कहेंगे कि उस तरफ इंक्लाइन था। मैंने कोशिश करी, मैं अध्यक्ष बना। 34 देशों ने उस टाइम पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस के लिए। 38 देश हैं टोटल हमारी तरह, जैसे इंडिया ऐसे सब मिला के 38 में से 34 वहाँ पर आए थे और उसमें इलेक्शन फाइट किया। लास्ट टाइम मैंने लूज़ किया था, सेकेंड टाइम में मैंने फाइट किया और मैंने जीता। और मैं उसके लिए सभी को, जो भी मेरे साथ थे, जो हैं और रहेंगे, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच और मेहनत पर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो एशियन बॉडी के प्रेसिडेंट बनने के बाद, चूंकि आप इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं और इस खेल के साथ बहुत एक लंबा सफ़र भी आपका रहा है, तो एशियन बॉडी के प्रेसिडेंट बनने के साथ अब क्या चुनौतियाँ आपके सामने रहेंगी इस गेम को एशिया लेवल पर और ज़्यादा प्रमोट करने की?
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और वो हम कहते हैं कि फील्ड बहुत बड़ा है। सही है, खेलने के लिए 34 देश है मेरे पास में, जाने के लिए, डेवलप करने के लिए, उनकी बात करने के लिए, उनको सही पोजीशन पे प्लेस करने के लिए, उनको सही जगह पहुंचाने के लिए, तो कार्य बहुत बड़ा है। और समय भी जो जैसे आपने कहा, जो इसका टेन्योर रहता है वो 4 साल का है, तो पिछले सितंबर 25 से 29 तक का टेन्योर रहेगा उसमें मेरे पास में 4 साल के लिए। और उसके लिए मैं पूरी तरह से इक्विप्ड हूँ। हमने पूरा एक बैकअप ऑफिस यहाँ बनाया हुआ है, कोरिया मेरा ऑफिस है, और 2 सैटेलाइट ऑफिस चाइना और उज़्बेकिस्तान में हम लोग चालू कर रहे हैं। तो हम एशिया में लगभग 4 ऑफिस के साथ ऑपरेट करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हमारे पास 2 हैं, एक कोरिया में है और एक इंडिया में मेरा ऑफिस है। तो हम इन चारों ऑफिस से पूरे एशिया को कवर करेंगे और उनको स्ट्रेटेजिकली मूव करेंगे, क्योंकि हमने इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया है सारी कंट्रीज़ को। एक जो डेवलप्ड, जैसे चाइना, जापान, उज़्बेकिस्तान, जो ओलंपिक्स में मेडल ले सकते हैं आज की तारीख में इस खेल में, और दूसरी डेवलपिंग जैसे म्यांमार, कंबोडिया, इंडिया, ऐसे करके। तो उन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, उन स्ट्रेटजीज़ पे काम चल रहा है और वी होप कि हम उसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। और आप लोगों की मदद से, मीडिया की और भारत सरकार की मदद से, जो हम उसको एक बहुत ही एक व्यवस्थित और फॉर्मेट करके इस खेल को आगे बढ़ाएंगे, एशिया में नहीं बल्कि भारत में भी, और इन सभी देश राज्यों में, और ओलंपिक की तरफ रास्ता बनाते हुए। यानी लक्ष्य सीधा सीधा यही है कि ओलंपिक में एशिया का प्रतिनिधित्व बढ़े, वहाँ पर हम मेडल के साथ फिनिश करें। प्रशांत जी, अभी आपने बात की यूरोप की और एशिया की, तो क्या इस वाटर स्पोर्ट्स के गेम में आप दोनों महाद्वीप को देखते हैं? एक तरफ यूरोप जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो अभी तक का जो अनुभव रहा है वो आपका कैसा रहा है? दोनों को किस तरह से आपने किस नज़र से देखा है? देखिए, जिस तरह अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि पिरामिड होता है किसी भी खेल में, गोल्ड मेडल पिरामिड का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। तो जैसे हम क्रिकेट में लेंगे तो क्रिकेट हमारे शहर में ही, अगर हम भोपाल की बात करें तो कम से कम 10,000 लोग खेलते हैं, और प्रोफेशनली कम से कम 4,000 लोग खेलते हैं, मेरे ख्याल से और ज़्यादा भी होंगे। और ऐसे ही हम इंडिया लेवल पे करेंगे तो कुछ करोड़ लोग खेल रहे होंगे और प्रोफेशनली कुछ लाख लोग खेल रहे होंगे। तो हम आज वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। ऐसा ही यूरोपियन कंट्रीज़ में वो वाटर स्पोर्ट्स उनके मतलब ब्लड में है। जैसे आप किसी भी घर में जाएंगे तो आपको बैट बॉल इंडिया में मिल जाएगा, ऐसे आप उनके यहाँ किसी भी घर में जाएंगे तो एक कैनो की बोट और ओट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो लैंड, पानी से जुड़ी हुई सारी उनकी जो सभ्यताएं हैं। आप कहीं भी किसी यूरोप कंट्री में जाएंगे तो वो नदी है कि उसके आसपास उनकी सब देश बसा हुआ है। आप A to Z के कोई भी यूरोप आपको लगेगा कि एक ही कंट्री में है, तो जो पानी होने के कारण उनको इजी टू एक्सेस है। और वहाँ पे उन लोगों ने अचीव भी किया है। मेडलिस्ट 80% यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, तो सरकार, शासकीय मदद भी है और इंटरनल मदद भी है। मतलब पिरामिड में नीचे की तरफ उनके पास बहुत लोग हैं जो जहाँ पे इंडिया लैग करता है। और आप इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी थे, फिर प्रेसिडेंट बने, तो ये जिम्मेदारी निभाते हुए अब देश में जो वाटर स्पोर्ट्स की, या हम आपके गेम की बात करें, कयाकिंग कैनोइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कितनी ज़्यादा आपने बढ़ते हुए देखी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भारत सरकार हो गए या राज्य सरकार हो गए या PSUs हो गए, या आप कहेंगे भारत सरकार द्वारा CSR का जो कि एक रास्ता निकाला गया, उससे स्पोर्ट्स को, सिर्फ कयाकिंग के नहीं, सारे स्पोर्ट्स को एक बेंचमार्क मिला है, एक अलग दिशा और एक अलग धुनी मिली है। भले ही वो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हों, छोटे छोटे प्रोसेस हों, लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे। तो जो इसी तरह कयाकिंग में भी सभी ने, मध्य प्रदेश शासन ने, भारत सरकार ने, कई राज्यों के जो हैं, कई PSUs ने, हमारी हाई परफॉर्मेंस एकेडमी चल रही है THDC के साथ, पावर मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है टिहरी में, उन्होंने हमको फंड किया। हमारे 1.5 साल से कैंप चल रहा है। तो एक भारत का व्यू, सोच खेल के प्रति प्रोफेशनलिज्म के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और वो ही दिख रही है कि आज हमारा हर दूसरे दिन कहीं से न्यूज़ आती है कि कोई बैडमिंटन जीत गया, कोई स्क्वॉश जीत गया, कोई कुछ जीत गया, कोई कबड्डी जीत गया। तो वो एक व्यापक रूप से चल रहा है, बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि जल्द ही हम बहुत सारे खेलों में एकदम से रूल ऑफ करेंगे। और जिस तरह से प्रशांत बता रहे हैं कि हमारे देश में जो खेलों की गतिविधियां हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, जिसमें बहुत से लोगों का सपोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स और जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और प्रशांत, हमारे देश के बहुत ही युवा जो खेल प्रशासक हैं उनमें अब देखे जाने लगे हैं,
उत्तराखंड में हाल ही में जो नेशनल गेम्स में, उसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी, एक 9 लोगों की कमेटी बनती है जो उस पूरे नेशनल गेम्स पर नज़र रखती है, किस तरह से गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, किस तरह से जो भी सुविधाएं हैं वो जुटाई जाएं। तो प्रशांत जी, नेशनल गेम्स के पहले जो गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी जिसमें आपको चुना गया, एक बहुत ही यंग पर्सन थे आप उस 9 लोगों की कमेटी में, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि आप अपने गेम में तो ठीक है हर व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपको 9 लोगों के उस बड़े दल में चुनता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि नेशनल गेम्स एक देश का वो गेम है जो बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए, और किन्हीं कारणों से बीच में नहीं हो पा रहा था। भारत सरकार ने उसको मूव किया। बेसिकली नेशनल गेम्स का फॉर्मेट ऐसा रहता है कि ओलंपिक एसोसिएशन उसको ऑर्गेनाइज करती है, मतलब टेक्निकली सब कुछ ओलंपिक एसोसिएशन करती है। जिस राज्य में होता है वो राज्य स्पॉन्सर होता है, मतलब जो लोग आएंगे उनको रहना, खाना, इक्विपमेंट, सामान, व्यवस्था, जो भी जीटीसीसी उनको एडवाइस करती है वो राज्य उनको करके देता है। फॉर एग्जांपल फील्ड ऑफ प्ले चाहिए, कौन से होटल में खिलाड़ी रुकेंगे, खाने का मेन्यू क्या होगा, कार कहाँ लगेगी, कैसे पिकअप्स होंगे, किन के फ्लाइट टिकट्स होंगे, किसके ट्रेन टिकट्स होंगे, इनॉग्रेशन में कौन कहाँ बैठेगा, तो सब कुछ जो है वो जीटीसीसी वाया ओलंपिक करती है। मुझे चुना गया, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी अध्यक्षा पीटी उषा मैडम का और बाकी मेंबर्स का जिन्होंने मुझे स्पेशली सुना और यंग होते हुए चुना। उनका कहना है कि आप मेरे को कॉमनवेल्थ में भी भेजा था बर्मिंघम में जस्ट टू लर्न, तो मैं उनका विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक विजन रखते हुए, चूंकि बहुत सीनियर पोस्ट होती है उसमें आई वाज द यंगेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है, और यू हैव टू ऑन डेली बेसिस सिट विद द सेक्रेटरी और सीएम, और हम 3 लोग थे जो मेन ऑर्गेनाइजिंग में, तो एवरी सेकेंड डे मीटिंग, टाइम टेकिंग भी होता है। तो वो सबको देखते हुए करते हुए उन्होंने मुझे चुना, मैं गया, वर्किंग करी, और उससे मुझे बहुत सीखने को मिला है। और एक समझ में आया कि इतना बड़ा एक 10,000 खिलाड़ियों का, 6,000 ऑफिशियल्स का, 15,000 टेक्निकल ऑफिशियल्स का एक मेला है। वो मेला मैं कहूँगा कुंभ है, रादर मेला तो छोटा होता है। तो वो पहले कैसे होता है, पहले मैंने अटेंड 4-5 किए हैं, लेकिन सिर्फ जाते थे और करके आ जाते थे। लेकिन 4-6 महीने से वहाँ रह के उनको व्यवस्थित करके पहले उसको एक लाइन में लाना, फिर सब लोगों को अकोमोडेट करना, और फिर वापस वहाँ से उनको वापस घर जाके और चीज़ों को रैप करके, सर्टिफिकेट दे के, क्लोजिंग करके, अकाउंट्स प्रोसेस, अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है तो वो करके क्लोज करना, तो एक अपने आप में एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए बहुत अच्छी रही। और मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद भी देता हूँ कि जो नेशनल गेम्स हैं वो खिलाड़ियों की बैकबोन है, उससे किसी की जॉब लगती है, किसी को इनाम मिलता है, किसी का प्रेजेंटेशंस होते हैं। तो बहुत दिन से बैकलॉग था, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइन अप किया, और अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट नेशनल गेम्स के बाद हम लोग वापस, जो हमारा 18 साल का बैकलॉग था, हम बराबर पे आ जाएंगे, तो फिर 4-4 साल में होने लगेंगे। अभी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, 1-1, 1.5, 2-2 साल में। तो वो अब जो बैकलॉग से वो ख़त्म होके अब मुझे लगता है कि हम जल्दी जो हमारी मुख्य धारा है उसमें हम लोग पहुँचेंगे। तो नेशनल गेम्स के साथ साथ जो स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि एक बार नेशनल गेम्स होता है तो उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और बाकी चीज़ें जो आपने खुद फेस की हैं वहाँ रहकर उस गेम्स को कंडक्ट करके, तो आपको क्या लगता है कि इससे पूरे देश में जो खेलों का माहौल है वो और बढ़ रहा है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेशनल गेम्स कराने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही रहता है कि उस प्रदेश में उस सारी खेलों की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और एक टू द मार्क हो जाए। फॉर एग्जांपल कि हॉकी अगर ग्राउंड है, अगर वो पुराना बना है तो नेशनल गेम्स होगा तो वो टूट के नया बनेगा, या आज की तारीख में जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो वहाँ पर बन जाएगा। उसको देखते हुए बच्चे खेलने लगेंगे। जब मान लीजिए आप वहाँ पर खेल रहे हैं और जो सुपरस्टार है नीरज चोपड़ा वहाँ के भाला फेंक रहे हैं और पूरे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं या न्यूज़ में देख रहे हैं, तो कोई उनमें से नीरज चोपड़ा ऐसे तो नहीं बनते, देख के ही बनते हैं। तो हो सकता हो कि उस उत्तराखंड के उस छोटे से स्टेडियम में कोई नया नीरज चोपड़ा अपने आंखों में सपने देखेगा, तो वो देखेगा तभी ड्रीम करेगा। इट्स सेड कि लाइक व्हाट यू सी यू ड्रीम्स। तो वंस यू विल, जब आप देखोगे कोई चीज़ को तभी ड्रीम करोगे। तो अगर मैंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए देखा या किसी बड़े खिलाड़ी को देखा खेलते हुए, तो ऑब्वियसली मैं उसको फॉलो करूँगा और उसको सोचते हुए खेलूँगा। और राष्ट्रीय गेम होने के बाद वहाँ पर
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है, उसके कोच भी रेडी है। तो मेरा सिर्फ सोचने से नहीं होगा, वो एक सरकार के माध्यम से पूरा एक ड्राइव चलता है, मतलब स्कूलों से, पेंटिंग कंपटीशन के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, मतलब हर एक व्यक्ति को नेशनल गेम्स टच करता है। ऑफिसेज में छुट्टी करके, ऑफिसेज में कंपटीशन करके, जो एक उनका जो मैनिक्यून होता है वो दे के, हर जगह इनविटेशन में वो पूरा वो जो उनकी ड्रेस रहती है पहन के वो भालू लेके जाता है, बल्लभ भवन में जाता है, तो हर आदमी कनेक्ट होता है कि अरे ये क्या है। तो वो एक तरह से एक स्प्रेड करने का तरीका है, ओलंपिक मूवमेंट कहते हैं उसको, स्पोर्ट्स को नीचे तक लाने का, और नीचे से फिर हीरोज लेके उनको ओलंपिक तक पहुंचाने का। तो एक बड़ी जर्नी है, और उसमें नेशनल गेम्स एक बहुत बड़ा रास्ता मानूंगा मैं। बिल्कुल, नेशनल गेम्स को एक बहुत बड़ा रास्ता मानते हैं प्रशांत। जैसा उन्होंने गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी के मेंबर के रूप में अपने आप को वहाँ पर रखा था, और बहुत कुछ बातें उन्होंने सीखी हैं। निश्चित तौर पर इससे देश को खेलों का एक नया माहौल मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं और इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों नमस्कार। चर्चा चल रही थी नेशनल गेम्स की, और नेशनल गेम्स के माध्यम से हमारे देश में जो खेल की गतिविधियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। और जैसा प्रशांत जी बता रहे थे कि नेशनल गेम्स जो बहुत जल्दी आयोजित हो रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि बीच में एक बहुत लंबा गैप आ गया था, उस गैप को कवर किया जा रहा है। तो प्रशांत जी, अभी बीच में आपने बात की जब आप बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में गए थे, भारत सरकार ने आपको वहाँ भेजा था, तो वहाँ पर क्या सीखने लायक बात थी? क्योंकि युवा प्रशासक के रूप में आपको वहाँ भेजा गया था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक तरह से मेंबर और कंट्री को रिप्रेजेंट करना वहाँ पर, तो कितना कुछ सीखा और क्या क्या बातें रहती हैं जो वहाँ पर लोगों को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में प्रेजेंट करती हैं? देखिए, बर्मिंघम में मैं डिप्टी शेफ द मिशन था। शेफ द मिशन में ऐसा होता है कि जो भी टीम जाती है उसके पहले एक ग्रुप जाता है भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से, जो वहाँ पे सारी उनकी व्यवस्था है, उनका पिकअप्स, उनकी ड्रॉप, उनका फ्लाइट, मतलब यहाँ से तो भारत सरकार उनको भेजती है। जैसे ही उस ग्राउंड पे आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बर्मिंघम में ग्राउंड होंगे, तो वहाँ से उनके पिकअप से लेके उनके रहने, खाना, फूड, इवेंट प्लेस जाना, लैंग्वेज, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, या वेट उनका कब होना है, कैसे होना है, तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली एक बैक ऑफिस हमारा करीब 40 लोगों का रहता है जो पूरे उसको लीड करता है, और डिप्टी शेफ द मिशंस को टीम्स डिवाइड कर दी जाती हैं कि ये टीम्स 10 टीम आप देखेंगे, 10 आप देखेंगे, 10 देखेंगे, और मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग होती है। मीटिंग में हमको पूरी चीज़ें पुश करनी पड़ती है, उनकी खिलाड़ियों की परेशानी, किसी को फूड की, किसी का कुछ, किसी को कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, कुछ सब कुछ हमको एक तरह से ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से उन 22 दिनों 23 दिनों में देखना पड़ता है। तो पहले तो मैं धन्यवाद दूँ कि मुझे बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया और काम करने का मौका दिया और समझने का दिया कि होता कैसे है। तो दूसरी चीज़, स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज हमारा देश स्वच्छता की तरफ बढ़ रहा है, वो स्वच्छता की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहा कि नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है, या सरकार ने बहुत अच्छे पैसे दे दिए हैं, या बहुत आधुनिक मशीनें आ गई हैं। वो इसीलिए बढ़ रहा है कि हमारे डीएनए में धीरे धीरे करके डाल दिया है कि अब हमको कचरा रोड पे नहीं फेंकना। आज हम अपनी कार में एक छोटा सा बकेट लेके चलते हैं, आइसक्रीम खाई तो उसमें डाल दी, बॉटल यूज़ की, तो उसमें 99% लोग आज की तारीख में ये कर रहे हैं। इंदौर और जो और शहर हैं उनमें आप जाओ तो आप कचरा फेंक दोगे तो कुछ बोलते नहीं, आपका कचरा खुद उठा के डाल रहे हैं, जो लंदन में होता था। तो ये कल्चर हमको स्पोर्ट्स में अब इनकलकेट हो रहा है, और वहाँ ऑलरेडी है। वहाँ बच्चा उठता है, या मेरे जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं वो लगभग 73 ईयर्स के हैं, लेकिन वो सुबह कहीं भी हों तो ऑलमोस्ट 15 दिन ट्रैवल करते हैं, कहीं भी हो, भले ही कितना भी टाइम डिफरेंस हो, कि उनके घर से 4 घंटे पीछे हो या 4 घंटे माइनस हो, सुबह उठेंगे और वो करीब करीब 4-5 किलोमीटर दौड़ेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। तो ये दैट इज़ द कल्चर दैट इज़ मिसिंग इन आवर कंट्री। तो जैसे वो कल्चर आएगा, हमारा देश कहीं का कहीं पहुंचेगा। दूसरा, अगर आपको हमें अपने मेडिकल में अपने बच्चे या बच्ची को एडमिशन कराना है तो 4 बजे उसको स्कूल के पहले हम लेके जाएंगे, कोचिंग देंगे, एक बड़ी फीस जमा करेंगे, फिर उसको स्कूल ले जाएंगे, फिर 5 बजे घर लाएंगे और 6:30 बजे फिर कोचिंग ले जाएंगे, तब जाके कहीं उसका मेडिकल में एडमिशन होता है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में भी मेडल चाहिए तो इतनी ही मेहनत चाहिए। हमारे बीच बहुत सारे ओलंपियन हैं हॉकी के,
उन्हीं को अगर हम, चूँकि हमारे सबसे पास में, आपने कईयों को इंटरव्यू किया होगा, आपके आए भी होंगे, तो उनका जीवन ऐसा ही था। जी। वो सुबह 4 बजे उठते थे और शाम को रात को 9 बजे तक खेल में ही बहते थे जब वो वहाँ पहुँच पाए। तो वो कल्चर जिस दिन आएगा, हमारे देश का कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स कल्चर की बात हमारे देश में चलती रहती है और इन दिनों खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और उसके कारण भी बहुत सारे हैं, जैसा प्रशांत जी बता रहे हैं कि किस तरह से हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं और जो कल्चर डेवलप हो रहा है वो अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से भी हो रहा है। प्रशांत जी, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कई नदियां हैं, कई झीलें हैं हमारे प्रदेश में और लगभग 40 साल का सफ़र हो चुका है। 1994-95 से ये शुरू हुआ था वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, कैनोइंग, और धीरे धीरे अब इसने विस्तार करना शुरू कर दिया है और भोपाल को एक स्पोर्ट्स का हब कहने लगे हैं लोग। और आपके फादर BS कुशवाहा सर ने जिसको शुरू किया था, उनके साथ उस टाइम के जो भी लोग थे, उन्होंने शायद परिकल्पना भी नहीं की होगी कि जो झीलों का दोहन है या नदियों का दोहन है वो किस तरह से किया जाए। और आज जिस स्टेज पर हम हैं वाटर स्पोर्ट्स में, पूरा मध्य प्रदेश में जो फैलाव सर ने किया और आपकी जो टीम कर रही है, वो किस तरह से फैलाव होता है, शासन का उसमें क्या सपोर्ट रहता है और लोग अब कैसे इस खेल की तरफ आते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश शासन का हमारे इस खेलों में, वैसे तो सभी खेलों में एक विशेष योगदान है, लेकिन हमारे कयाकिंग, कैनोइंग और वाटर स्पोर्ट्स के खेलों में एक विशेष योगदान रहा, क्योंकि ये पूरा इक्विपमेंट बेस्ड गेम है। आज हमारी एक बोट की कीमत स्कॉर्पियो कार से ज़्यादा है। अगर आप एक, हमारी बोट 20 से 22 लाख रुपए की आती है, प्लस अगर उसको पानी में खेलना है तो 5 लोगों का बैक स्टाफ चाहिए, मोटर बोट चाहिए, रोज़ 1000 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 3 लाइफ गार्ड्स चाहिए। तो इट्स नॉट अ ईजी गेम। इट्स नॉट कि फुटबॉल दे दी एक 500, 200, 1000 रुपए की और 15 लोग खेल के घर चले गए। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना, लाना, उसको प्लेस करना, फिर पानी। हमारे यहाँ, मैं क्या, 99% बच्चों की जन्म पत्री बनती है तो उसमें पंडित जी पहले लिख देते हैं कि पानी के पास मत जाइएगा। तो बहुत सारे चैलेंज है, मतलब छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी, तो वो माँ बाप उसको भेजते नहीं है। उन सबको एक जगह लाना और आज इतनी अच्छी अकेडमीज चलाना, एक क्लास अकेडमी, मतलब कई राज्यों की, अभी बिहार की मंत्री आई थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर शेषी सिंह, सौभाग्य से मैं भी उनके साथ था, तो शी वाज अमेज्ड। गुजरात की भी टीम आई, सभी टीम्स आई हैं हमारे प्रदेश में। तो इतनी अच्छी एकेडमीज, इतने प्रोफेशनल वे में, इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी व्यवस्था, फॉरेन कोचेस, मतलब जो एक खिलाड़ी को चाहिए वो सब एकेडमी दे रही है। मैं तो उल्टा कहूँगा कि ये स्पोर्ट्स प्रशासक और कोचेस और खिलाड़ियों को ज़्यादा और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो जो दे सकते थे वो सब दे रहे हैं। हमें और मेहनत करके उसको पुश करके छोटे टारगेट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि छोटे टारगेट बना लेते हैं हम लोग की नौकरी लग जाए। मैं तो अपने खिलाड़ियों को कहता हूँ कि हमको बाबू नहीं बनना, हमको सिपाही नहीं बनना, हमको कम से कम CSP से ज्वाइन करना है और कम से कम 2nd क्लास या 1st क्लास ऑफिसर से ज्वाइन करना है। लेकिन चूंकि खिलाड़ियों का कई चीज़ रहती है, जिस दिन वो ये सोच लेंगे कि हमारे यहाँ, मतलब ये स्थिति है कि आज आर्मी के हमारे लगभग 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स हम दे चुके हैं, हमारा खेल दे चुका है। और आज भी रोज़ फ़ोन आते हैं कि बच्चे भेज दो, मतलब 18 साल के होते नहीं है कि ज्वाइन कर लेते हो। मैं उनको रोकता हूँ कि बेटा अभी थोड़ा सा और जस्ट फाइट। अगर आप 2 साल कर लोगे तो यू कैन बी कैप्टन, यू कैन बी नायब सूबेदार से ज्वाइन करो, मतलब विथ योर डिग्निटी, बिकॉज यू आर इक्वलेंट टू सचिन तेंदुलकर बेसिकली। अब वो क्रिकेट में हम यहाँ हैं, लेकिन हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देश के लिए वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, हम हमारे खेल में जीत रहे हैं, देखिए जीत हम भी रहे हैं, चूँकि जोग्राफिकल और फाइनेंशियल बहुत सारी स्थिति होती है। बट मेरा ये रिक्वेस्ट है, और शासन भी वो कर रही है, कि खिलाड़ियों को एक प्रॉपर उनको, मतलब वो जाएँ तो वो फाइल या कुछ भी एक ऐसा काम ना करें जो उनके लिए देश की धुन बजी है किसी देश में जाके, जिस पे अपन वो नीचे खड़े थे उनकी वजह से, चाइना में या जापान में या लंदन में, यूके में, कौन किस देश में किस देश का झंडा उठाता है और खड़े होते हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही होता है और किसी में नहीं होता। कि आप किसी भी चीज़ में देखेंगे कि आप कोई कॉन्फ्रेंस है तो झंडे ज़रूर सब लाइन से लग जाएंगे, लेकिन आपके देश का नेशनल एंथम चाइना की उस धरती पे बन रहा है या किसी देश की उस धरती पे बज रहा है, जो आपसे हर तरीके से वो नहीं रख रहा, और उनके लोग खड़े हैं उस झंडे को देखते हुए, तो यही जीत है। तो इन जीत को देखते हुए मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मतलब सभी से, खिलाड़ियों से, सरकार से तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो, मैंने पूरा ऑलमोस्ट करीब आज 45 देशों का
मैं जा चुका हूँ और मेरे को सोचने और काम करने की भी आदत है, तो उनसे एडजस्ट मिला हूँ, उनसे पूछा है। जो हमारा देश कर रहा है वो कोई भी नहीं कर रहा, बट ये है कि हमको उसको प्रयोग करना है, उसको मतलब एक लिवरेज की तरह नहीं लेना है, एक वो नहीं कि हमको सिर्फ साहब नौकरी मिल जाए। अगर हम उसे प्रयोग करेंगे तो हम बहुत जल्द ओलंपिक्स में कहीं और होंगे। प्रशांत जी, समय की बाध्यता है तो हम केवल आपसे अंत में यही पूछना, यही एक संदेश लेना चाहेंगे कि इस हमारे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से आप यंग जनरेशन को, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं? सबसे पहले मैं दूरदर्शन को धन्यवाद दूंगा कि आपकी जो सीरीज़ है, जो इवेंट जो आप खेल के सभी खेलों को बुला के दिखाते हैं, इससे बहुत बड़ा मूवमेंट आता है और बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि मैं सब खिलाड़ियों से भी मिलता हूँ, कई लोग गेस्ट मिलाते हैं, तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपका ये प्रोग्राम देख के आज नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे हैं। उनको पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, चूँकि उन्होंने प्रोग्राम देखा किसी गांव में, छोटी जगह, आपका चैनल जो कि है बहुत ही फेमस है, तो वो जाके उन्होंने देखा और उनके मन में आया और उन्होंने यहाँ तक आए। तो इसमें सबसे पहले इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरीके से आप लोग इसको पुश करते हैं, नए खेलों को लाते हैं, नए लोगों को चांस देते हैं, तो ये अमेजिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको मूवमेंट को तेज़ रखेंगे हर एंगल पे, स्कूल्स के साथ एक स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हुए, प्रोसेस करते हुए, तो जल्दी हम अपने देश को, प्रदेश को कहीं दूसरे लेवल पे, जैसे तीसरे स्थान पे शायद हम लोग आ ही गए हैं, तो हम पहले में आने में समय ना लगेगा। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसका निश्चित तौर पर जो प्रभाव है वो हमारे जो दर्शक हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देख भी पाएंगे और उसे महसूस भी कर पाएंगे। और जो लोग स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मध्य प्रदेश शासन बहुत सी एक्टिविटीज़, बहुत सी एकेडमी रन कर रहा है। बहुत से प्राइवेट लोग हैं जो अलग अलग एकेडमीज़ बनाकर युवाओं को खेलों के माध्यम से मैदान पर लेकर आ रहे हैं। उन सभी के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करते रहें और खिलाड़ियों से यही आशा है कि आप मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर आपको एक न दिन अवश्य मिलेगी।